अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो नंबर 7, जिसमें हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन है सोशल के, अगर कोई आदमी आपके साथ बुराई कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो किसी भी बदी को खत्म करने का वे बताएं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा, छोटा बच्चा था, कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप क्या करोगे। वो कहने लगा उसको मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा। नहीं, साथ बच्चा बैठा हुआ था, नहीं मैं उसे समझाऊंगा, मुस्कुरा। और अब दोनों फेल में कौन सा फेल जो है वो बदी को खत्म कर सकता, दूसरे वाले का मुस्कुराना, प्यार से उसे समझाना, वो नेकी है। बदी को खत्म नेकी से किया जा सकता है, बदी को कभी भी बदी से खत्म नहीं किया जा सकता। ये अपने रवैये में, एटीट्यूड में ये चीज शामिल करें कि अगर आपके साथ कोई मतलब बुरा करता है, कोई आपको टीज करता है, उसको नेकी की शक्ल में जवाब दें और आप उसका दिल जीत सकते हैं। चलें जी, ये बात तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव माइंडेड के लिए थी, और अब हम आगे बढ़ते हैं जी। डिफ्यूजन और अफ्यूजन पर बात करते हैं। पहले डिफ्यूजन होती क्या है, डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन। बच्चों, डिफ्यूजन का लफ्जी मतलब होता है मिक्स अप होना, घुलना मिलना। अफ्यूजन का लफ्जी मतलब होता है खारिज होना, निकलना। इन दोनों को हम केमिस्ट्री में समझेंगे। पहले डिफ्यूजन को देखेंगे। डिफ्यूजन की तारीफ होती है द मूवमेंट ऑफ molecules of one gas या movement of molecules of gas from region of high pressure to region of lower pressure। कि आपके पास किसी भी गैस का हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करना एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट होंगे, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं। जहां दो गैसेस का आपस में दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर मिक्स अप होना, वो आपके पास डिफ्यूजन कहलाता है। देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां पर 2 गैसें मेरे पास बांध हैं, अब इनके दरमियान पार्टीशन वॉल है। ये पहली गैस ऑक्सीजन है, दूसरी गैस नाइट्रोजन ले ली। नाइट्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है ये मैंने गोल दायरों से जार किया है, ये डॉट से। अब ये दोनों गैसें आपके पास बांध है, इनके दरमियान पार्टीशन वॉल है। हम दरमियान से पार्टीशन वॉल को खत्म कर देंगे तो ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स अप हो जाएंगी और हर गैस हर जगह अपना पार्शियल प्रेशर सेम रखने की कोशिश करेगी। अब ये दोनों गैसेस का बाहमी तौर पर मिक्स अप हो जाना दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, इसको डिफ्यूजन कहते हैं, ये गैस के हवाले से। और इसी तरह इसकी ये एग्जांपल नंबर 1 कह ले। दूसरी एग्जांपल में देखता हूं, दूसरी में सेंट का फैलना, खुशबू का। बोतल से जब एक सेंट निकलती है, खुशबू निकलती है, वो सारे माहौल में फैल जाती है, वो भी डिफ्यूजन है। ये सेंट का फैलना दूसरी। और रोज, गुलाब की फूल, जो गुलाब का फूल है, इसकी खुशबू का फैलना फजा के अंदर, वो भी मिक्स अप हो जाती है। तीन एग्जांपल दी हैं, पहली, दूसरी सेंट का, तीसरी गुलाब की जो गुलाब का फूल है, इसकी खुशबू का फैल जाना, जो है ये आपके पास डिफ्यूजन कहलाता है। ये डिफ्यूजन हो गई, घुलना मिलना मिक्स अप होना। अब ये तो क्लियर हो गया डिफ्यूजन, घुलना मिलना मिक्स अप होना। अब फ्यूजन क्या है?
अफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन से डिफर है थोड़ी सी। इसमें आपके पास हाई एरिया से लो एरिया की तरफ, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ थ्रू स्मॉल होल, थ्रू स्मॉल होल। तो डिफ्यूजन को हम कह सकते हैं डिफ्यूजन थ्रू स्मॉल होल के, स्मॉल होल, स्मॉल सुराख के जरिए डिफ्यूजन का अमल अफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन थ्रू स्मॉल होल के छोटे से सुराख के थ्रू डिफ्यूजन का जो अमल होता है वो अफ्यूजन कहलाता है। वो खारिज या निकलने में आ जाता है। देखें ये आपके पास अफ्यूजन है। इसमें एक साइड पर जो गैस के मॉलिक्यूल क्या है ज्यादा, और इस साइड पर लो प्रेशर एरिया है, और यहां दरमियान में पिन होल जो आपके पास सुराख है। यहां से जब हाई प्रेशर एरिया से मॉलिक्यूल लो प्रेशर एरिया की तरफ डिफ्यूज करके जाएंगे थ्रू स्मॉल होल, इसको कहते हैं फ्यूजन। स्मॉल होल थ्रू फ्यूजन। ये आप देख लें जी, डिफ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क होता है। डिफ्यूजन मिक्स अप होना दो गैसेस का दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अफ्यूजन का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन थ्रू स्मॉल होल, इसको कहते हैं अफ्यूजन। अगर मैं कहूं कि आपको इनके दरमियान फर्क बताएं तो फर्क क्या है। अफ्यूजन जो है ये आपके पास डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, पहला फर्क आ गया कि आपके पास जो ये होल WHO वाली होल लिख दिया था साथी, उसका मतलब तो तमाम होता है जी। अब ये इसका डिफ्यूजन और फ्यूजन में फर्क। डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, बारीक सुराख के थ्रू डिफ्यूजन का अमल, ये आपके पास फ्यूजन कहलाता है। पहला फर्क दोनों में। दूसरा, जो डिफ्यूजन होती है ये डिफ्यूजन आपके पास ड्यू टू कोलिजन्स होती है। जब दो गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स अप होते हैं, वो टुकड़ा टुकड़ा कर कोलाइड करके मिक्स अप होते हैं। डिफ्यूजन ड्यू टू कोलिजन। जबकि फ्यूजन में क्या होता है, कोलिजन का अमल नहीं होता। जो मॉलिक्यूल सामने आ गया वो पिन होल में से गुजरकर आगे चला जाएगा। जो मॉलिक्यूल सामने आ गया पिन होल में से गुजरकर आगे चला जाएगा, ये फ्यूजन होती है। ये दोनों में फर्क। पहला फर्क कि डिफ्यूजन थ्रू पिन होल होती है, उसको फ्यूजन कहते हैं कि पिन होल में से डिफ्यूजन हो। पिन होल इसकी बुनियादी जो कंडीशन है। दूसरी जो फर्क दोनों में, डिफ्यूजन के अंदर कोलिजन होते हैं, मॉलिक्यूल कोलाइड करके मिक्स अप होते हैं, जबकि फ्यूजन में कोलिजन नहीं होती। फ्यूजन में ये होता है कि पिन होल के सामने जो सुराख के सामने जो मॉलिक्यूल आ गया वो आगे चला जाएगा। ये जी हमारे पास डिफ्यूजन और फ्यूजन का एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम मूव करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तरफ। ये गैस लॉ का आपके पास एक और लॉ है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन or fusion of gases. This is our topic जिसकी तरफ हमने आना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं यहां पर एक बात करूंगा कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है या फ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये क्या होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम स्मॉल आर से ज़ाहिर करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल आर से। रेट रफ्तार को कहते हैं। अच्छा, किसी चीज की भी रफ्तार, स्पीड जो होती है वो किस तरह बयान की जा सकती है। रफ्तार को हम किससे पेश करते हैं, रफ्तार को हम टाइम से पेश करते हैं कि तेजी या सुस्ती का रवैया, तेजी या सुस्ती की शय को हम कोई चीज तेज है या सुस्त है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम पेश करते हैं। तो इसी तरह डिफ्यूजन की जो रेट है, रफ्तार है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आर आपके पास होगा डिफ्यूजन
डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास होगा कि डिफ्यूजन का अमल कितने टाइम में वो तश्कील हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, वो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अगर ये गैस का डिफ्यूजन का अमल ज्यादा है, टाइम कम लेती है, उसका रेट ज्यादा आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा तेज है। अगर ये गैस भारी है, ये गैस भारी है, वो डिफ्यूजन का अमल सुस्त है, टाइम ज्यादा लेता है, ज्यादा टाइम डिफ्यूजन पर तकसीम करेंगे तो उसका आर की वैल्यू रेट कम आएगा, तो हम कहेंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। तो रेट रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू टाइम पेश की जाती है, टाइम के लिहाज से वो तेज है या कम है। अब हम जी रेट ऑफ डिफ्यूजन में यहां पर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हैवी मैस अगर ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, तो वो भी ज्यादा होगी। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी बराबर होती है m ओवर v के, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा है। हैवी मास हैवी डेंसिटी, जिस गैस की मास ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अच्छा ये मुझे बताओ, मूवमेंट या डिफ्यूजन, दूसरे लफ्जों में डिफ्यूजन कह लें। डिफ्यूजन आपके पास मूवमेंट ही होती है ना, मिक्सअप होना जो है वो आपस में मूव करके मिक्सअप होते हैं ना, तो हम डिफ्यूजन को मूवमेंट कह सकते हैं। तो भारी, आप मुझे ये जरा ये बताएं कि हल्के बंदे जल्दी मिक्सअप हो सकते हैं या भारी? सर जी ये तो बड़ा क्लियर है, जो लाइट होंगे हल्के होंगे वो जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइट पर्सन्स। और जो हैवी हैं उनकी मास ज्यादा होने की वजह से, जो मास है वो रफ्तार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उनकी मास ज्यादा है तो उनकी रफ्तार कम होगी मिक्सअप होने की, तो उनकी स्पीड कम होगी, उनकी मूवमेंट कम होगी। तो यही ऑब्जर्वेशन जनरल सी सादा सी ले रहे हैं, हैवी मास हैवी डेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम दोनों हैवी होंगे। अच्छा उनकी मूवमेंट क्या होगी, लेस मूवमेंट होगी, यानी कि लेस डिफ्यूजन होगी, तो उनका रेट जो आपके पास होगा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन लेस होगा, क्योंकि जब आपके पास उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो मूवमेंट कम होगी, डिफ्यूजन कम होगी, मिक्सअप होने की जो क्वांटिटी कम होगी, टाइम ज्यादा लेंगे तो टाइम को डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन उनका कम आएगा। इनके बरक्स जो लाइट मैस होगी, लाइट मैस वाले पार्टिकल, उनकी डेंसिटी क्या होगी, लाइट कम होगी, और उनमें मिक्सअप होने का मूवमेंट का ट्रेंड क्या होगा, मोर मूवमेंट मोर डिफ्यूजन। तो दूसरे लफ्जों में जब मोर डिफ्यूजन होगा टाइम कम लेंगे, जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे, तो जल्दी मिक्सअप होने की वजह से टाइम कम लिया, डिफ्यूजन ज्यादा है, टाइम को डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू क्या आएगी, मोर आएगी। तो यहां से ठीक है, यहां से हम एक फिर स्टेटमेंट बना लेते हैं कि आर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है। ये देखिए लाइट या लेस डेंसिटी, यहां पर आर ज्यादा आ रहा है और डेंसिटी कम आ रही है, तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो यहां हम लिख लें एक साइड पर कि आपके पास जो हमने स्टेटमेंट बनाई है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी होता है। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिनकी मास ज्यादा होती है, उनकी मूवमेंट कम होती है और वो जल्दी मिक्सअप नहीं हो सकते, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू कम आती है। ये रे आर वाली क्वांटिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने बना ली। तो बेटा देखिए आर जो है आपके पास ये एक फार्मूला रखता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास की, ये इसका असल फार्मूला होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, प्रेशर ऑफ गैस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंटेनर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ गैस। P फॉर प्रेशर हो गया,
ए से मुराद एरिया, एम से मुराद मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगी, टी से मुराद टेम्परेचर हो गया। अच्छा, ये जो अब आर का रिलेशन एम के साथ है, इस फार्मूले को हम इसके दो केसेस मानते हैं। केस वन में हम प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। इसको कांस्टेंट रखेंगे जब ये तीनों कांस्टेंट हो गए, प्रेशर भी, एरिया भी और टेम्परेचर भी, तो जारी बात है आपके पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के अंडर रूट के। ये आपका केस नंबर 1 है, जिसे हम डिस्कस करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। अच्छा जी, केस नंबर 2 में हम प्रेशर को भी कांस्टेंट रख लेंगे, सॉरी, ए और टी को कांस्टेंट रखेंगे। किसको कांस्टेंट रखेंगे? ए और टी को। ए एंड टी कांस्टेंट हुए। अगर ये दोनों कांस्टेंट हुए तो इसका मतलब है प्रेशर भी डिफर हो जाएगा। अब ये रिलेशन इस्तेमाल, ठीक, हम दोनों केसेस को इस्तेमाल करेंगे। केस नंबर 1 में आए, ये प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर, इनमें से एरिया और टेम्परेचर ऑलवेज 100% कांस्टेंट रखे जाते हैं। अब केस 1 में प्रेशर भी कांस्टेंट है, इसलिए जब प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आर है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस केस नंबर 1 को अभी हम डील करेंगे। अब केस 2 में प्रेशर को हम डिफर कर रहे हैं, एरिया और टी जो टेम्परेचर है इनको कांस्टेंट रख रहे हैं। यहाँ आर जो है पी ओवर एम के प्रोपोर्शनल हो जाता है केस 2। अब जो ए और टी, एरिया और टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, तो यानी केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाते हैं। तो हम कौन सा जी? केस नंबर 1, जिसमें आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के एट पी ए टी कांस्टेंट रहेंगे। आपको ये पता होगा जो मास होती है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अभी लिखा हुआ है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी आपको पता है कि ये बराबर होती है वेपर डेंसिटी m/2 के, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनको एक दूसरे की जगह रखा जाता है। अब ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट अभी हमने बनाई थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। एग्जैक्टली द रेट ऑफ डिफ्यूजन or effusion of gas is inversely proportional to square root of density of gases at given टेम्परेचर एंड प्रेशर। के दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस का जो रेट और डिफ्यूजन और फ्यूजन होता है गैसेस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन को हम किससे पेश कर रहे हैं? आर से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी। तो बेटा आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो कांस्टेंट आएगा के डिवाइडेड बाय डी का अंडर रूट। अब अगर मैं डी को आर वाली साइड पर ले जाऊं,
आर इंटू डी का अंडर रूट इज इक्वल टू के बराबर हो गया। ये आप आर और डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली है। अगर मैं डेंसिटी को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा रेट ऑफ डिवीजन वैसे वैसे कम होगा। जितनी क्वांटिटी ये डेंसिटी वाली इंक्रीज करेगी ये कम होगी। जब इनको प्रोडक्ट लेंगे उसका ऑलवेज जो आंसर है कांस्टेंट आएगा। अब इसको हम आपके पास इक्वेशन नंबर 1 करार दे लेते हैं। अब यही जो इक्वेशन है ये एक गैस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस हो, दो गैसों का मिक्सचर, ठीक है, गैस 1 भी मौजूद है इसमें, गैस 2 भी, दो गैसें मौजूद है। एक को 1 का नाम दे रहे हैं, एक को 2 का नाम। तो फॉर टू गैसेस के लिए ये इक्वेशन कैसे बनेगी? ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं जी फॉर गैस 1 के लिए, फॉर 1 के लिए ये क्या होगा? 1 के लिए जी आपके पास R1 इंटू D1 इजकल टू K। ये पहली गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1, पहली गैस की डेंसिटी D1। इसको क्वेश्चन नंबर 2 करार देंगे। फॉर गैस 2 के लिए क्या होगी ये इक्वेशन? उसके गैस 2 का R2, गैस 2 की डेंसिटी D2 इजकल टू K। इसको इक्वेशन नंबर 3 करार देंगे। अब आपके पास जरा गौर करें, पहली दोनों इक्वेशंस में K जो राइट हैंड साइड बराबर है ना, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होते हैं। R1 इंटू D1 इजकल टू R2 इंटू D2। R1 R2 इधर लाकर डिवाइड कर दे, रेट ऑफ डिवीजन की रेशियो एक तरफ कर दे, R1 और R2 ये बराबर आ जाएंगे आपके पास, D2 और D1 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की दो गैसेस के लिए आपके पास इक्वेशन आई है कि उनका रेट ऑफ डिवीजन उनकी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R1 गैस का, गैस 1 की डेंसिटी D1 के, R2 गैस 2 का रेट ऑफ डिवीजन गैस की डेंसिटी D2 जो गैस 2 की डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको यह पता है जो डेंसिटी होती है बच्चों वो किसके, डेंसिटी जो होती है वेपर डेंसिटी मोलर मास के MO2 के बराबर होती है। डेंसिटी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 M2 के बराबर होती है। ये रिलेशन होता है। अगर डेंसिटी की जगह हम मास रखना चाहें तो रख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनको उनके रिलेशन के लिहाज से रख सकती है। अब यहाँ पर अगर हम ये लिखें जी आपके पास R1 R2 D2 की जगह यहां पर M2 ओवर 2 डिवाइडेड बाय M2 ओवर 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। ये इक्वेशन ठीक हो गया जी। D2 की जगह इसकी मोलर मास M2 डिवाइडेड बाय 2 और D1 की जगह इसकी मोलर मास M1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। R1 की का डिफ्यूजन जो गैस 1 का है उसी की मास M1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और R2 गैस 2 का जो M2 उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो इक्वेशन बनाई है उसको इधर रख लेते हैं। अब ये इस इक्वेशन की 3 और शेप्स बन सकती हैं जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को 3 टर्म्स में बयान किया जा सकता है। अभी जो हमने मालूम किया है जी R1 और R2
D2 divided by D1 or R1 R2 into M2 divided by M1। ये दोनों इस तरह हो सकती हैं, D की जगह मोलर मास की। जो R होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको 3 टर्म्स में बयान कर सकते हैं। कितनी टर्म्स में? 3 में। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को 3 टर्म्स में बयान किया जा सकता है। तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो R है, ये इसकी हमने अभी पढ़ी थी कि ये किसके बराबर होता है? डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। अब जो ये डिफ्यूजन का अमल है, डिफ्यूजन है, ये आगे इसकी 3 शेप्स हो सकती हैं कि हाउ मच वॉल्यूम डिफ्यूज, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो सकता है, वॉल्यूम की टर्म में भी इसको बयान कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाउ मच गैस ट्रेवल, के गैस ने डिफ्यूज होकर कितना ट्रेवलिंग किया है, डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो डिफ्यूजन हो रही है वो हाउ मच मोल, कितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं, मोल। तो आप इनको मोल, डिस्टेंस और वॉल्यूम की शक्ल में डिफ्यूजन को पेश कर सकते हैं 3 टर्म्स में। आर डिफ्यूजन जो है 3 टर्म्स में आ सकती है। हाउ मच वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, वॉल्यूम शक्ल में। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, डी की शक्ल में। हाउ मच मोल्स, आगे पीछे हुए, मोल की शक्ल में। तो आप फिर हम लिख सकते हैं आर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की शक्ल में जो आपके पास आर आएगा, आर बराबर होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास आर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि हमने डिफ्यूजन की जगह वो रखते जाना है, आर डी ओवर टी। ठीक है, आगे आर इन टर्म्स ऑफ मोल। ठीक है, तो एन को ले लें तो आर आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा एन डिवाइडेड बाय जी। जो आपके पास आर डिफ्यूजन बाय टाइम टेकन है, आगे ये 3 और शेप्स में रखा जा सकता है। वॉल्यूम, आर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड टाइम टेकन। इसी तरह डिस्टेंस की शेप में, टर्म में आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टी। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल में आर इज इक्वल टू एन ओवर टी। अब ये जो फार्मूला है, इसको आगे आप 3 शेप्स इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पहले देते हैं वॉल्यूम की शक्ल में। ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2। अब आपके पास क्या आएगा जी? R1 की जगह V1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय V2 ओवर T2 आपके पास बराबर आ जाएगा M2 M1। इस तरह भी न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है अगर वॉल्यूम के टर्म में। ये आपके पास वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला आ गया। इसी तरह इस फार्मूले को हमने डिस्टेंस के टर्म में भी लिखना है और मोल के टर्म में भी लिखना है। अब हम डिस्टेंस के टर्म में इसको लिखते हैं जी। ये R1 R2। अब R1 का क्या आएगा? D1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय R2 का क्या आएगा? D2 ओवर T2। ये आपको पता है बराबर है M2 ओवर M1। ये अब ये वाला फार्मूला डिस्टेंस के टर्म्स में आ। तो बेटा देखें, अब यही फार्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में जाना है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2। R1 जो है आपके पास N ओवर T की शक्ल में लिखना है, तो R1 N1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू, अब R2 जो है ये आपके पास आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू
M2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय M1 का अंडर रूट। ये फार्मूला आपके पास जो है इन टर्म्स ऑफ मोल बन गया है। अब R जो डिफ्यूजन है ये 3 सूरतों में आ सकता है, वॉल्यूम, डिस्टेंस, मोल। तो ये फार्मूला भी आपके पास में 3 की शक्ल में आ सकता है। वॉल्यूम, ये मैंने आपको जो दिया है ये वॉल्यूम की सूरत, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, यही फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोल। अब इन तीनों की शक्ल में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और आते हैं वॉल्यूम, डिस्टेंस और मोल के लिहाज से डिफ्यूजन को बयान करके। न्यूमेरिकल बेटा आपके इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स, पीवी इक्वल टू एनआरटी जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स आपके पास हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें वीडियो नंबर आपके पास 11 में आएंगे, वीडियो नंबर 11 में आएंगे। तो बेटा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में हम 100 सेंटीमीटर ग्लास की ट्यूब लेंगे। ये आपके पास 100 सेंटीमीटर लंबी ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। आप एक प्लग लेंगे, प्लग के ऊपर कॉटन लगा देंगे, प्लग लिया, प्लग के ऊपर कॉटन, और इस प्लग को जिसके ऊपर कॉटन लगा हुआ है इसको आपने HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करके यहां लगा देना है। HCl के सॉल्यूशन में डिप करके यहां से HCl गैस निकलेगी। इसी तरह आपने ये जो कॉटन वाला प्लग है इसको NH3 जिसको पानी के अंदर हल कर लें तो NH4 OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके अंदर डिप कर लें। डिप करने के बाद इस प्लग को आप यहां पर लगा दें, ठीक हो गया। तो अब ये NH3 गैस यहां से निकलेगी, ये ट्रैवल करेंगे एक दूसरे की तरफ। अब ये बताएं कि किसकी रफ्तार ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो सर जी ये देखने के लिए हमें जांचना होगा कि किसकी मोलर मास कम या ज्यादा है, क्योंकि जो भारी होगी वो कम फासला तय करेगी, जो हल्की होगी वो ज्यादा। तो देखिए जो MHCl है ये ग्रेटर देन होती है MnH3। आओ जमा करें इसकी मास को, क्लोरीन की 35.5, H की 1 जमा होकर ये 36.5 आ जाएगी, ये ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की 14 होती है, हाइड्रोजन 3 है, इसकी जमा कर लें ये 17 होती है। तो HCl की 36.5 ग्रेटर देन NH3 की मास 17 से ज्यादा होती है। तो इसलिए फिर जो रेट ऑफ डिवीजन ऑफ NH3 होगा लाजमन बात है रेट ऑफ डिवीजन ऑफ HCl से ज्यादा होगा। ये हल्की होने की वजह से ज्यादा फासला तय करेगी, रेट इसका ज्यादा होगा। ये भारी होने की वजह से कम करेगी तो इसका कम होगा। अब यही हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने देखा कि जो HCl गैस है ये इसने 40.5 सेंटीमीटर फासला तय किया, जो NH3 है इसने 59.5 सेंटीमीटर फासला तय करके ये दोनों गैसें यहां पर मिल गई, ये यहां पर मिल गई। ये 40.5 सेंटीमीटर, ये 59.5 सेंटीमीटर फासला तय करके यहां मिल गई। इट इज पॉइंट ऑफ जंक्शन, यहां पर NH3 HCl के साथ रिएक्ट करके, क्या करके, रिएक्ट करके आपके पास NH4Cl बनाया। ये जो NH4Cl है यहां पर ये व्हाइट फ्यूम्स की शक्ल में बना है। यहां पर जब आप ये दोनों मिली होंगी वहां पर इन्होंने यहां पर व्हाइट फ्यूम पैदा किए, सफेद किस्म का धुआं पैदा किया, तो ये NH4Cl है। अब इसके लिए फार्मूला बनाते हैं जी। तो फार्मूला देखें, मैं RnH3 लिखता हूं, फिर डिवाइडेड बाय RHCl, दो गैसेस है ना, यहाँ R1 और R2, ये गैस 1 गैस 2, यहाँ NH3 और HCl है, ये RnH3 आ गया डिवाइडेड बाय RHCl। अब ये एक दूसरे के इनवर्सली थी, वो R1 M1 के, R2 M2 के, ये भी एक दूसरे के इनवर्सली होंगी, RHCl MHCl के और RnH3 MnH3 के इनवर्सली। ये आपके पास फार्मूला। अब इस फार्मूले को इधर उठा कर रख लें, NH3 डिवाइडेड बाय RHCl इज इक्वल टू MHCl डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, किसका आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय MnH3 एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट करें जी। RnH3 जो है 59.5, RHCl जो है 40.5, ठीक है, और जो MHCl है ये कितना है जी आपके पास, ये है 36.5 डिवाइडेड बाय MnH3 कितना है 70। तो ये डिवाइड करें दोनों साइड पर 1.46 आपके पास आ जाता है। तो ये वेरीफाई हो गया है कि RnH3 गैस NH3 की मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, RHCl गैस की HCl की गैस जो है इसकी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन गैसेस के रेट ऑफ डिवीजन इनकी मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा नोट कर लें, इसको नोट कर लें जी। नोट कर लिया बेटा। अब इसका जो R है इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। इसका केस 2 मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो R है इसके केस 1, हाँ जी, रेट ऑफ डिवीजन जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, PA ओवर TM, ये पढ़ा था ना हमने। तो इसका केस 1 जो अभी हमने डिस्कस किया है क्या था, हमने इसमें प्रेशर, एरिया और टेम्परेचर इनको कांस्टेंट माना था। कांस्टेंट मान के हमने यहां क्या, कांस्टेंट जब मान लेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ M के। तो इसका फार्मूला अभी हमने दो गैसेस के लिए क्या ड्राइव किया, R1 और R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M2 डिवाइडेड बाय M1, ये हमने निकाला है। ठीक हो गया। अब जो इसका इसका आपके पास R का केस 2 है। केस 2 में आपके पास अब हम प्रेशर को भी डिफर मानेंगे। पहले प्रेशर यहां कांस्टेंट था, अब प्रेशर को डिफर मानते हैं। अब ओनली कौन है, ओनली एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। अब ओनली एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों 100% कांस्टेंट रखे जाते हैं। प्रेशर डिफर कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा R P डिवाइडेड बाय M। ठीक है, ये आपके लिए गैस 1 के लिए, गैस 1 के लिए चर्चा है। अब अगर हमारे पास दो गैसें हों मिक्सचर, कितनी, 2, गैस को बंद करना है सिलेंडर के अंदर, 2 गैसें बंद है, गैस 1 और गैस 2। तो ये फार्मूला फॉर 2 गैसेस, 2 गैसेस के लिए फार्मूला बन जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 R1, अब ये यहां P1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय P2 M2 और M1, ये फार्मूला U1। ठीक हो गया जी। प्रेशर भी शामिल हो गया है। R1 मोलर मास, गैस जो 1 है इसकी मोलर मास के इनवर्सली, R2 गैस 2 की मोलर मास के इनवर्सली, लेकिन R1 जो है P1 गैस 1 के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली होगा, R2 गैस 2 के पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है जी। P1 गैस 1 का पार्शियल प्रेशर है, P2 गैस 2 का पार्शियल प्रेशर है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं ये प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम जानते हैं कि P1 और P2 इक्वल टू आ जाएगा N1 और N2। ठीक है, तो इसकी जगह P1 और P2 की जगह इसका मतलब इसकी एक और फॉर्म बन सकती है,
R1 R2, P1 की जगह N1 और P2 की जगह N2, तो इसकी एक और फॉर्म बन गई जी। ये इसकी आपके पास एक और फॉर्म, ये भी इसकी केस 2 की फॉर्म। तो बेटा इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तीनों के, ग्राहम्स के, PV इक्वल टू nRT के, और तीसरे डॉल्टन्स लॉ के वीडियो नंबर 11 में हम लेकर आएंगे। बड़ी जबरदस्ती वीडियो होगी और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल होंगे और आप जांचेंगे और परखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, आपका हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक, इसको सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस पाएं और अच्छे हालतों में रहें, बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करें, रीड करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।